अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में खुश आमदीद। आज आपके साथ जो लेक्चर शेयर किया जाएगा चैप्टर नंबर 7 सल्फ़र नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड्स। इसका जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 2 है। इसके टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे आज का जो है हार्वेस्ट प्रोसेस और ऑक्साइड्स एंड इट्स टाइप्स, SLO नंबर 4 एंड 5। सबसे पहले हम इस चैप्टर का रिव्यू देखेंगे। जो टॉपिक्स हैं आज के, उसमें सबसे पहले है हावर प्रोसेस। इसमें जो चीज़ें आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, हावर्स प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो अमोनिया गैस प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसको हम थ्रू हावर्स प्रोसेस प्रिपेयर करते हैं। इस हावर्स प्रोसेस को हम नेम रिएक्शन कहते हैं। जो साइंटिस्ट था जिसने ये गैस प्रिपेयर की थी थ्रू मेथड, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स हैं। रॉ मटेरियल मीन जो इसमें हम गैसेस इस्तेमाल करते हैं वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस होती हैं विद रेशो 1:3। 1 मोल नाइट्रोजन का यूज़ होता है और 3 मोल हाइड्रोजन के यूज़ होते हैं और 2 मोल अमोनिया गैस जनरेट होती है। इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो आयरन कैटलिस्ट होगा। हाई प्रेशर अप टू 450 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। यहाँ पे 150 टू 250 ATM प्रेशर है। जो टेम्परेचर है सॉरी 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस, और आपकी बुक के अंदर जो टेम्परेचर दिया गया है वो 450 डिग्री सेल्सियस तक दिया गया है। हाई प्रेशर नहीं करना, मॉडरेट प्रेशर आपने यहाँ पे रखना है। इससे जो कंडीशंस हैं नीचे गिवन है कि आयरन कैटलिस्ट होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, तब जाके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस आपस में मिक्स होके अमोनिया गैस जनरेट करती हैं। उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ गैसेस भी करनी है, ठीक है। तो लास्ट में हम इसमें एक लॉ भी पढ़ेंगे, ली शेड्यूल प्रिंसिपल। ली शेड्यूल प्रिंसिपल आपकी बुक के अंदर मौजूद है लेकिन एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। ली शेड्यूल प्रिंसिपल क्या होता है कि आप किसी सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम हो जाते हैं, तो उस वक्त हम ली शेड्यूल प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। ली शेड्यूल प्रिंसिपल हमें कहता है कि जब आप किसी सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, स्ट्रेस क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन कंसनट्रेशन और रिमूवल ऑफ अमोनिया गैस। जब आप ये सारी चीज़ें इसमें से कोई एक चीज़ भी अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा होता है, तो सिस्टम इस स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड किस वे में करेगा, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब किया होता है, तो वो इन द वे के रिस्पॉन्ड करेगा कि उसका जो इक्विलिब्रियम है वो दोबारा री एस्टेब्लिश्ड हो जाए। तो ली शेटर प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जब आप किसी सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो सिस्टम आपको रिस्पॉन्ड करेगा ताकि उसका जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है वो दोबारा से री एस्टेब्लिश्ड हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रिएक्टर अमोनिया आउटपुट, नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑक्साइड्स एंड देयर टाइप्स। सबसे पहले बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। और बेसिक ऑक्साइड की पहचान क्या है कि जब इनको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेस जनरेट करते हैं, ठीक है। इनको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट भी कराएंगे तो ये बेसिक इन नेचर हैं। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से साल्ट और वाटर भी जनरेट होता है। और ऑक्साइड्स हम किसे कहते हैं, ये ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि जब ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन होती है तो वहाँ से उसका ऑक्साइड जनरेट होता है। कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे मौजूद हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अल्कलीन इन नेचर बेस जनरेट कर रहा है, अल्कली जनरेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तमाम नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसकी रीज़न या इसकी जस्टिफिकेशन कैसी है कि जब एसिडिक ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से एसिड जनरेट होता है। जैसे SO2 को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 जनरेट हो रहा है और दिस इज़ एसिडिक इन नेचर। इसके अलावा भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बोनिक एसिड जनरेट होता है। तो ये एसिडिक ऑक्साइड हैं। जब इनको हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहाँ से साल्ट और वाटर जनरेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तीसरी जो टाइप है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जिनकी डुअल नेचर होती है। वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं।
डुअल नेचर मीन कि जब वो उनकी प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिट करती हैं, जब वो रिएक्ट कर रहे होते हैं एसिड के साथ तो एज अ बेस एक्ट करेंगे, और जब किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं तो वो एज अ एसिड एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, एल्यूमिना Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, वाटर बजाते ख़ुद एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और न्यूट्रल ऑक्साइड भी है। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक इन नेचर है। उसके बाद जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, नॉन रिएक्टिव ऑक्साइड, वाटर को भी कंसिडर किया गया है, और कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल इन नेचर। आपकी बुक के अंदर ये तीन मौजूद हैं, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपने इन तीन को अच्छे तरीके से याद करना है। एक साथ में कॉन्सेप्ट न्यूट्रल का भी है, वो भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ और फिर लॉन्ग और फिर एमसीक्यूज़ की तरफ। अच्छा, सबसे पहले जो हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहले, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द हर्बल प्रोसेस। हर्बस प्रोसेस के लिए हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है। वाई इज़ हाई प्रेशर यूज्ड इन द हर्बस प्रोसेस। हर्बस प्रोसेस के अंदर हाई प्रेशर क्यों यूज़ किया जाता है। स्टेट टू फंक्शन ऑफ द कैटलिस्ट इन द हर्बस प्रोसेस। कैटलिस्ट के दो फंक्शन हमने बताने हैं। डिफाइन एसिडिक ऑक्साइड विद वन एग्जांपल। एसिडिक ऑक्साइड को डिफाइन करना है और एक एग्जांपल देनी है। डिफाइन बेसिक ऑक्साइड विद वन एग्जांपल। What is an amphoteric oxide? Give one example. Why is carbon monoxide considered as neutral oxide? और आठवां क्वेश्चन है, नेम टू एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म बाय नॉन मेटल। नॉन मेटल के कोई से हमने दो ऑक्साइड बताने हैं जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर्बस प्रोसेस। इसके लिए हमने रॉ मटेरियल्स बताने हैं। कंडीशंस में आपने बताना है टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, केमिकल इक्वेशन, रीसाइकलिंग ऑफ गैसेस, कि जो गैसेस यहाँ पे कुछ गैसें दोबारा से अनयूज्ड रह जाती हैं उनको हम रिसाइकल करके दोबारा यूजेबल कैसे बनाते हैं। उसके बाद है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द यील्ड ऑफ अमोनिया इन द हर्बस प्रोसेस। ली शैटियर प्रिंसिपल का हवाला भी यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लासीफाई ऑक्साइड्स इनटू डिफरेंट टाइप्स, डिस्क्राइब ईच टाइप विद सूटेबल एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सपोर्ट योर आंसर विद केमिकल इक्वेशंस। आपका क्वेश्चन आया हुआ है, NH3 की इक्वेशन आएगी। बिल्कुल NH3 की इक्वेशन आएगी, क्योंकि हर्बस प्रोसेस के अंदर आपने अमोनिया को ही प्रिपेयर करना है। जब आपको इक्वेशन नहीं आती तो इसका मतलब है कि हर्बस प्रोसेस आपने कैसे कंप्लीट कर लिया है। हर्बस प्रोसेस को हम केमिकली थ्रू केमिकल इक्वेशन से ही बता रहे होते हैं। जब उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसेस आपस में मिक्स होंगी तो अमोनिया गैस जनरेट होगी, तो हम केमिकल इक्वेशन भी बताएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आप याद करेंगे तो हो सकता है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन का भी हिस्सा हो सकती है। ठीक हो गया, अब हम जाते हैं आंसर की तरफ और आपके साथ डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये आपका क्वेश्चन जो था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द हर्बस प्रोसेस, आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर। अच्छा ठीक है, ली शैटियर प्रिंसिपल को भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और इसके साथ ली शैटियर प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि आपने दोनों साइडों पे नंबर ऑफ़ एटम्स को बराबर करना होता है, मोल्स को इक्वल करना होता है। हाइड्रोजन के एटम्स इस साइड पे कितने हैं, दूसरी साइड पे कितने हैं, और ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ, फिर आगे जाते हैं। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे जो हमने रॉ मटेरियल्स लिखे वो नाइट्रोजन है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस ऐड हो रही है और रिवर्सिबली क्या बन रहा है, NH3। ठीक है, अब हमने इन को बैलेंस करना है। आप यहाँ पे देखें कि नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाते हैं, नाइट्रोजन इज़ इक्वल्स टू 2 और हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, 3 2 6, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, 3, तो 3 2 6। ये क्लियर है यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करना, और अमोनिया की जो इक्वेशन है उसको आप कैसे लिखेंगे, क्लियर है। ठीक है, अब हम आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो आपका क्वेश्चन है, ली शैटियर प्रिंसिपल।
ली शटर प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस प्रिंसिपल, if we apply stress on a system at equilibrium, ठीक है, the system will respond in such a way to re-establish its इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि वो सिस्टम आपको रिस्पॉन्स करेगा कि ताकि उसका इक्विलिब्रियम दोबारा से मेंटेन हो जाए। अब जो बात यहाँ पे हमने लिखी है कि स्ट्रेस क्या हो सकता है, चेंज इन किस में हो सकता है, आप उसकी कंसंट्रेशन मीन के जैसे आप यहाँ पे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो भी सिस्टम डिस्टर्ब होगा, और जो रिएक्शन है सिस्टम है वो अपने आप को दोबारा से री एस्टेब्लिश करेगा कि ताकि उसका इक्विलिब्रियम दोबारा से एस्टेब्लिश हो। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोबारा से बैलेंस्ड हो जाएं एज अ रिज़ल्ट ऑफ जो आपने इंक्रीज़ किए हैं नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट की है चाहे वो प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज हो सकती है जब ये अमोनिया आप रिमूव करते हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने अमोनिया को निकालना है ना, आप मार्केट में इसको सेल करेंगे तो अमोनिया वहाँ से रिमूव होती जाएगी, आप उसको कैंस के अंदर फिल करते जाएंगे, तो यहाँ से अमोनिया की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब अमोनिया की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट की तरफ, ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा से री एस्टेब्लिश किया जाए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हैं। नंबर 3 चेंज इन प्रेशर, ये अगर आप इसके ऊपर चेंज लगा रहे हैं तो सिस्टम को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब सिस्टम को डिस्टर्ब करते हो तो सिस्टम इस तरह रिस्पॉन्स करता है ताकि उसका इक्विलिब्रियम दोबारा से इस्टेब्लिश्ड हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट थी और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने रखी। मज़ीद इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं कि हाई प्रेशर क्यों यूज़ किया जाता है हाबस प्रोसेस के अंदर। जल्दी से नूर फातिमा का ये क्वेश्चन था, तो आप यहाँ से मुझे बताएं कि आपका अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाई इज़ हाई प्रेशर यूज्ड इन द हार्वेस्ट प्रोसेस। हाई प्रेशर क्यों यूज़ किया जाता है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल्स 4 मोल्स टू 2 मोल्स। अकॉर्डिंग टू ली शटर प्रिंसिपल हाई प्रेशर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसमें इसने 4 मोल्स का हवाला क्या किसके हवाले से दिया है, यहाँ पे इसको आप देख लें कि N2 plus 3H2 gives us 2NH3। अगर हम इस साइड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारा मकसद क्या है कि अमोनिया का यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा बने, ताकि हम उसके ऊपर प्रेशर भी लगा रहे हैं, टेम्परेचर भी लगा रहे हैं, कैटलिस्ट भी लगा रहे हैं। इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जब रिएक्शन लगाया जाता है वो फिजिबल बनाया जाता है ताकि उसका रिएक्शन का आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम मार्केट में बेच के उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा के हम आउटपुट ही ना ले सकें तो उसका मकसद नहीं रहता। तो यहाँ पे उसने कहा है कि 4 मोल्स हैं, 1 + 3 = 4। रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं वो 4 मोल हैं। इसके ऊपर हम प्रेशर लगाएंगे तो मालिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के साथ एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, जिससे उनके दरमियान जो कोलिजन है वो बढ़ जाती है। जब इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगी तो क्या होगा, ये मालिक्यूल्स किस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, प्रोडक्ट की तरफ। तो इसने लिखा है कि 4 मोल्स टू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इससे अकॉर्डिंग टू ली शटर प्रिंसिपल कि जब आप प्रेशर ज़्यादा करते हैं तो ये किसकी फेवर में जाता है, ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है
टू फंक्शन ऑफ द कैटलिस्ट इन द हार्बर्स प्रोसेस। सबसे पहले कोई भी कैटलिस्ट हो वो रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ करता है, ठीक है, पहला फंक्शन ये हो गया। उसके बाद इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। दूसरा कैटलिस्ट का फंक्शन ये होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी होती है जो कि रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर रही होती है प्रोडक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं कि रिएक्टेंट्स हमारे यहाँ पे हैं और इनको ये बैरियर क्रॉस करके यहाँ नीचे जाना पड़ेगा, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए, तो ये क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये विदाउट कैटलिस्ट है। जब आप इसके ऊपर कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करेगा? यहाँ पे हम कैटलिस्ट को अप्लाई, कैटलिस्ट इस बैरियर को क्या करता है? यहाँ से ये इसको डिक्रीज़ करेगा, इस बैरियर को। मतलब कि जब हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो पहले हमें ये पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी, यहाँ पे जाके फिर ये यहाँ पे स्लाइड होगा और प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, ठीक है। जबकि हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, जब हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो ये कैटलिस्ट क्या करता है? इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर्स को डिक्रीज़ कर देता है और जो रिएक्टेंट्स हैं वो जल्दी से रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड मैंने आपको बताया है कि वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन नॉन मेटल है, इसका जो ऑक्साइड होगा वो नॉन एसिडिक ऑक्साइड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस एसिडिक ऑक्साइड को जस्टिफाई करते हैं कि इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करें तो यहाँ से क्या बनता है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड जनरेट होता है। इसी तरह से अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो यहाँ से क्या जनरेट होता है? सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 जनरेट होता है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, डेफिनीशन है और साथ में एग्जांपल्स हैं एसिडिक ऑक्साइड की। डेफिनीशन में जब एसिडिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड जनरेट होगा। जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ से साल्ट और वाटर जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बेसिक ऑक्साइड सेम एज वाइस वर्सा में जाएंगे। जो बेसिक में है कि बेसिक ऑक्साइड इज़ ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद वाटर टू जनरेट बेस। जैसे कि यहाँ पे MgO है, MgO को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो ये यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि MgO प्लस H2O, इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से क्या जनरेट होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस जनरेट होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या जनरेट होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों डेफिनीशन आप याद कर सकते हैं। इनको अगर हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी वहाँ से क्या, फॉर एग्जांपल CaO प्लस HCl, एक एसिड के साथ हम जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ से CaCl2 और साथ में क्या जनरेट होगा? वाटर जनरेट होगा। तो दोनों केसेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, तो ये आप इसे भी लिख सकते हैं रिएक्ट विद वाटर टू बेस जनरेट। दोनों इक्वेशन या दोनों डेफिनेशन आप साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जिनकी डुअल नेचर होती है। डुअल नेचर मीन के वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल लिखी गई है वो एल्यूमिना की है और जिंक ऑक्साइड की है। रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस के साथ ये रिएक्ट हो सकता है। अगर ये रिएक्ट करता है, जैसे हम लिखते हैं Al2O3 को हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से क्या जनरेट होगा? AlCl3 प्लस H2O जनरेट हो सकता है। यहाँ पे एज बेस एक्ट कर रहा है, ठीक है, एल्यूमिना। तो इसको हम एज एसिड भी एक्ट करवा सकते हैं। तो साथ में एक जिंक ऑक्साइड भी है और Al2 है। ये आपकी बुक के ऊपर इसके रिएक्शंस मौजूद हैं, ठीक है।
उसके बाद है वाई इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड कंसिडर एज न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अब कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेसिस देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ न्यूट्रल ऑक्साइड। अब यहाँ पे कार्बन हालांकि नॉन मेटल है, ये इसको दिखने से क्या होगा, या जो हमारी जो लिटरेचर है उसमें का नॉन मेटल है तो उसका ऑक्साइड क्या होना चाहिए, एसिडिक इन नेचर। लेकिन प्रैक्टिकली कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट नहीं करता एसिड और बेस के साथ, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 में है एसिडिक ऑक्साइड फाउंड बाय नॉन मेटल्स, तो दो एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन। इसके अलावा भी आपकी बुक के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो आप साथ याद कर सकते हैं। यहाँ पे 2 मिनट के लिए मैं रुकूंगा, आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप बताएंगे, नहीं तो हम सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस पर की तरफ मूव करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पहले पूछेंगे। आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो चुकी हैं? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग क्वेश्चन, रॉ मटेरियल्स। अब यहाँ पे हमने पढ़ना है हार्बस प्रोसेस। हार्बस प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हम जो अमोनिया गैस प्रिपेयर करते हैं थ्रू हार्बस प्रोसेस प्रिपेयर होती है। ये एक नेम रिएक्शन है जो हम साइंटिस्ट के नेम से इसको याद करते हैं। इसमें जो रॉ मटेरियल्स हैं वो दो हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम अमोनिया गैस बनाते हैं। तो दो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इसमें कंडीशंस क्या हैं, टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए, 450 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होना चाहिए, 200 एटमॉस्फेरिक। फाइनली डिवाइडेड आयरन विद प्रोमोटर्स लाइक K2O एंड Al2O3। यहाँ पे प्रोमोटर इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए लिखा गया है, लेकिन आप सिर्फ इसका जो कैटलिस्ट है वो पुट कर सकते हैं, वो जस्ट क्या है, आयरन है, Fe। उसके बाद केमिकल इक्वेशन हमने डिस्कस की है, N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3। इसमें जो नाइट्रोजन का 1 मोल यूज़ होता है और हाइड्रोजन के 3 मोल यूज़ होते हैं, तो 1:3 के साथ ये गैसें मिक्स होती हैं अंडर रिएक्शन कंडीशंस। तो यहाँ पे जो जनरेट होता है वो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस जनरेट होगी। ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ गैसेस, ये इंपॉर्टेंट है। अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आर रिसाइकल्ड बैक इन द रिएक्शन चैम्बर टू इंक्रीज यील्ड। कि कुछ गैसेस जो हैं वो रिएक्ट नहीं करती, तो उनको हम दोबारा से एक पाइप के थ्रू रिएक्शन चैम्बर में लेके जाते हैं ताकि गैसेस ज़ाया ना हों, और जो अनरिएक्टेड गैसेस हैं उनको दोबारा हम रिएक्ट करके अमोनिया का यील्ड इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है। उसके बाद जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू द ली शेटियर प्रिंसिपल। हाई प्रेशर इंक्रीजेज अमोनिया यील्ड बिकॉज fewer gases in molecules are formed. Low temperature favor ammonia formation but slows the reactions, and therefore a moderate temperature 450 is used to balance rate and yield. ठीक है। अब दो उसने लिखी हैं अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू ले शेटियर प्रिंसिपल के क्या इफेक्ट होगा हाई प्रेशर और मॉडरेट टेम्परेचर का। ठीक है। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो हार्बस प्रोसेस के अंदर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, नहीं तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड पे जाते हैं। जल्दी से आपका कोई क्वेश्चन है? ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जो टेक्स्ट बुक है उसमें 3 क्लासिफिकेशन दी गई हैं, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। एसिडिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि हम फॉर्म्स एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एग्जांपल्स में क्या है, CO2, SO2। इसकी आप इक्वेशन B साथ लिख सकते हैं जैसे आपकी बुक के अंदर लिखी गई हैं। मैंने अभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बताया था कि CO2 को जो वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब वाटर के अंदर रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। SO3 भी आप ले सकते हैं, उसको अगर हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी एसिडिक इन नेचर हैं, उनको अगर हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो नाइट्रिक एसिड जनरेट होता है। बेसिक ऑक्साइड्स क्या हैं कि रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, MgO।
CaO। इसके अलावा भी और भी है, जैसे सोडियम का है, सोडियम का ऑक्साइड है Na2O। उसको अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से साल्ट और वाटर जनरेट होता है। उसके बाद जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, यहाँ पे मैंने इसकी इक्वेशन ऐड नहीं की, आप बुक से इक्वेशन ऐड करेंगे और उसको साथ याद करेंगे, ठीक है। अगर वो आपको दे देता है कि प्रूव दैट अलुमिना इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस, तो आप ये केमिकल इक्वेशन साथ लिखेंगे। इसी तरह से जिंक की इक्वेशन भी आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं जो आप वहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो कि डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स आर बेसिस, CO और NO। लास्ट पे है वाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ये एक इक्वेशन मौजूद है कि एल्यूमिना जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो एज आ बेस एक्ट करेगा, और जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो यहाँ पे Al2O3। इसको आप ठीक करेंगे Al2O3, और उसके बाद जो दूसरा आ जाएगा ठीक है, NaAlOH4, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये यहाँ पे जनरेट हो जाएगा साथ में वाटर। इस इक्वेशन को आपने ठीक कर लेना है, बाकी ठीक है, ठीक है। देयरफॉर एल्यूमिना इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इस इक्वेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हैं जो आपने ठीक कर लेनी है। अब बाकी जब वर्कशीट आपको मिलेगी तो उसमें ये इक्वेशन आपको करेक्ट करके दे दी जाएगी। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताएंगे, नहीं तो फिर हम मूव करेंगे MCQs की तरफ। वो आपका छोटा सा टेस्ट होगा जो आपने देखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं सेक्शन A, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हर्बल्स प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, किसके लिए हम यूज़ करेंगे? हाँ जी, तो यहाँ पे सबसे पहले है 1 का C ऑप्शन, ठीक है, अमोनिया प्रिपरेशन के लिए होगा। इन द हर्बल्स प्रोसेस नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द रेशो, किस रेशो के साथ ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं? 2D, 1:3, इसको 3:1। देखें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन N2+H2, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं तो 2NH3, यहाँ पे 3 आ जाएगा 1:3 के साथ, ठीक है। अब सही है आपका C, 1:3, ठीक है। अब द कैटलिस्ट यूज्ड इन द हर्बल्स प्रोसेस इज़, हर्बल्स प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज़ होगा वो कौन सा है? निकल है, आयरन है, प्लाटिनम है, B आयरन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द हर्बल्स प्रोसेस इज़ कितना होगा? 2, 3, 450 और 700 डिग्री सेल्सियस? 4C, ठीक है, 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेशर यूज्ड इन द हर्बल प्रोसेस इज़ अबाउट टू, कितना होना चाहिए? 1, 10, 50 या 200 ATM? 200 ATM, ठीक है, 5D, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है, विच ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिड, CO2, MgO, Al2O3, SO2, कौन सा होगा? 6 का 6C, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक ऑक्साइड, SO2, CO2, MgO और NO2? 7 MgO, ठीक है, एग्जैक्ट। अच्छा, नेक्स्ट है 8, जिंक ऑक्साइड इज़ एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड? 8C, ठीक है। हाँ जी, जिंक ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक इन नेचर,
उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल ऑक्साइड Na2O, Al2O3, CO और SO3। 9C, ठीक है, करेक्ट। और उसके बाद 10 है इंक्रीजिंग प्रेशर इन द हार्बर प्रोसेस मेनली। अब हमने क्या करना है, इंक्रीजिंग प्रेशर इन द हार्बर्स प्रोसेस मेनली किस पे वो अफेक्ट करेगा, डिक्रीज अमोनिया यील्ड हैज़ नो इफेक्ट, इंक्रीजेस अमोनिया यील्ड स्टॉप्स द रिएक्शन। 9C। और 10 का क्या हो जाएगा, 10C, इंक्रीजेस द अमोनिया यील्ड, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन 10 थे। इनमें से आपके मार्क्स कितने हैं, एक आपने उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक की, वो भी आपने ठीक किया था, तो इसमें आपके मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 हैं, ठीक है। आप ठीक है, यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएंगे, नहीं तो आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नो क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊंगा। कल जो होगा इंशाल्लाह हम ये जो है अभी हमने जो लेक्चर पढ़ा है वो चैप्टर 7 का लेक्चर 2 था। कल एक लेक्चर इसका रह जाएगा जिसमें हम जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स हैं, जिसमें हम रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, वो हमने कंप्लीट करना है एक लेक्चर। फिर हम चैप्टर 8 की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप तमाम बच्चों से मैं इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।